मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना जा रहा हूँ और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं जितने बड़े आतंकी हुए, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या किसी का भी नाम आप ले लीजिए, ये बड़े पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा आतंकवादी ज्यादा खतरनाक है और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत में ये बात कही है। पूरा मामला है क्या, इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन लाल किले के सामने हुए धमाके पर बात करना बेहद जरूरी है। जब भी हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है तो अचानक से वो लोग बड़ी संख्या में सामने आ जाते हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कुछ लोग आतंकवादियों को आतंकवादी मानने से गुरेज करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो आतंकवादी हैं ही नहीं, ये तो भटके हुए नौजवान हैं। चाहे वो कश्मीर घाटी में आतंक बचाने वाले बुरहान वानी की बात हो या फिर हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर बनकर 14 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाला डॉक्टर मोहम्मद उमर हो। मैं हूं प्रवीण तिवारी, वैद दर्शन न्यूज पर आपका स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है कि दिल बात जुबां पर आ ही जाती है, दिल की जो बात होती है ना वो जुबां पर आ जाती है। ऐसा ही आलम सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का है। दरअसल मसूद ने कहा कि जो नौजवान आतंक के रास्ते पर चले जाते हैं वो भटके हुए होते हैं और सरकार को उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन इस बयान में नया कुछ नहीं है। इस तरह के बयान पहले भी दिए जाते रहे। राजनीति में बयान देना और फिर कहना कि ये मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, गलत इस्तेमाल किया गया, बहुत आम बात है। लेकिन जब मसला आतंकवाद से जुड़ा हो तो फिर फैक्ट चेक करना जरूरी है। क्या सच में आतंकवाद फैलाने वाले भटके हुए लोग हैं? लाल किला ब्लास्ट केस में पढ़े लिखे आतंकवादियों का कच्चा चिट्ठा पहली बार सामने आया है। और ये क्या पहली बार हुआ है? ये जो काला चिट्ठा सामने आया पढ़े लिखे लोगों का, ये कोई नई बात नहीं है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको सच से रूबरू करवाऊंगा और ये सच इतना भयानक है जो आपके होश उड़ा देगा। जगह है दिल्ली का लाल किला, तारीख 10 नवंबर 2025, वक्त शाम के 6:52। रोजाना की तरह भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में हैवी ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां रेंग रही थी। धीरे धीरे 20 कारें आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक। धीरे धीरे एक i20 कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक तेज धमाका होता है। आसपास की गाड़ियां धू धू कर जलने लगती है। शुरू में लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। धमाका इतना तेज था कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन थर्रा गया। हर गुजरते पल के साथ चीख पुकार मचने लगी और इधर उधर बिखरी लाशों को देख लोगों के होश उड़ गए। कुछ देर में सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। साल 2011 के बाद पहला आतंकी हमला था दिल्ली में और वो 2011 वाला पूरा माहौल मैंने कवर किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उससे पहले भी दिल्ली में कई धमाके होते रहे। इस ब्लास्ट की बात करें तो इस ब्लास्ट को अंजाम देने वाला एक एमबीबीएस डॉक्टर था। एमबीबीएस पर जोर इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि डॉक्टर का नाम लेते ही जहन में तस्वीर आती है कि जान बचाने वाला एक इंसान, पढ़ा लिखा एक इंसान। लेकिन जान बचाने वाला इंसान खुद लोगों की जान लेने के लिए सर पर कफन बांधकर सुसाइड बॉम्बर, फिदायीन जिसको कहते हैं, उसकी शक्ल में कैसे आ सकता है? ये दिमाग में क्या चल रहा है उसके? उसने दूसरों की जान लेने के लिए खुद को मौत के गले लगा लिया या मौत के सुपुर्द कर दिया। आमतौर पर कहा जाता है कि आतंकवादी वो बनते हैं जो गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट ने एक बार फिर से ये मिथक तोड़ दिया है कि गरीब अनपढ़ ही आतंकवादी बनते हैं। ये एक बार मैंने इसलिए कहा है क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद उमर ना तो पहले पढ़ा लिखा आतंकवादी था और ऐसा नहीं है कि पहला आतंकी है जो पढ़ा लिखा और ना शायद आखिरी होगा। वहीं दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी कहा वो सुनना जरूरी है, समझने जैसा है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वो ओवरग्राउंड वर्कर से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं, फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में पेश किए। वीडियो में शर्जील नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देते हुए दिखता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन भाषणों से माहौल बिगड़ा और लोगों को उकसाने का काम किया गया।
शर्जील इमाम ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसे भाषण दिए, जम के दिए, जिसने हिंसा भड़काने का काम किया। शर्जील इमाम आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएट है। आप सोच रहे होंगे कि बोला आईआईटी से पढ़ा लिखा है, इतना करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो इसको दिल्ली में दंगा भड़काने की क्या पड़ी थी। ये एक आम आदमी की सोच हो सकती है, लेकिन एक आतंकी की सोच नहीं, कट्टरपंथी की सोच नहीं। और यही तो समस्या है। पुलिस को कहना पड़ रहा है कि पढ़ा लिखा गरीब और आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है। पूरे देश को दहलाने के लिए जो व्हाइट टेरर मॉड्यूल काम कर रहा है, उसकी हकीकत जानकर आप हैरत पे पड़ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए ब्लास्ट में गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल ने 200 से ज्यादा पावरफुल आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी, इसलिए 2900 किलोग्राम विस्फोटक के साथ टाइमर और बॉम्ब बनाने वाली अन्य चीजें लाई गई थी। ये भी पता चला है कि आतंकी मुंबई में 26/11 हमले की तर्ज पर बड़े धमाकों की प्लानिंग में थे। ये जो हमला था ना, इसका मकसद इतना भर नहीं था जितना नुकसान हुआ। ये तो हमारी एजेंसियों या समझ लीजिए कि सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं, हम बहुत मुस्तैद हैं, इसीलिए ये मामला उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। ये तो पूरा शहर दहलाने की साजिश थी। एक साथ कई शहरों में सिर्फ धमाके ही नहीं करने थे, बल्कि AK-56 और AK-47 जैसी राइफल से पब्लिक प्लेसेस में ताबड़तोड़ फायरिंग कर लोगों का कत्लेआम भी करना था। यही नहीं, इन्होंने हाई प्रोफाइल टारगेट्स के साथ अस्पतालों को भी निशाना बनाना था, ताकि धमाके और फायरिंग की सूरत में एकदम से मेडिकल मदद न मिल पाए, इसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी हो सके। जिस फतेहपुर तगा और धौज में 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया है, वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके चुने गए ताकि ज्यादा शक ना हो। धौज के जिस घर से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, उसमें ऊपर सीमेंट का गोदाम बना हुआ था। इसी वजह से इसे लिया गया था, ताकि देखने वालों को लगे कि यह सीमेंट हो सकती है। वही फतेहपुर तगा के जिस घर में 2500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक मिला, वो इमाम का घर था। यहाँ भी शक की गुंजाइश कम है, क्योंकि मुस्लिम समाज मौलवी के रखे किराएदार पर शक नहीं करता। फतेहपुर तगा को लेकर एक और बात सामने आई है कि मुजम्मिल ने यह खास तौर पर 2 गेट देखकर ही कमरा लिया था, ताकि एक गेट बाहर तो दूसरा अंदर से खुलता था। मुजम्मिल जब सामान्य तौर पर आता तो अंदर वाले गेट से कमरे में जाता, लेकिन जब वो 2563 किलोग्राम विस्फोटक रखने आया तो बाहर के गेट में रखा और वहीं से चला गया। पूछने पर इतना कहा है कि खाद रखिए, जल्द इसे लेकर चले जाएंगे। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो गुरुग्राम नंबर की थी। ये कार इसलिए खरीदी गई ताकि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आने जाने में कोई शक न करे। आमतौर पर चलती है गाड़ियां। गुरुग्राम से डेली सैकड़ों लोग जॉब बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली में अप डाउन करते हैं। वहीं फरीदाबाद गुरुग्राम से सटा हुआ है, ऐसे में पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को लोकल या पड़ोसी जिले के नंबर से ज्यादा शक नहीं हुआ। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने 12 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 12 में से 6 आरोपी पेशे से डॉक्टर हैं। एजेंसियों का कहना है कि यह मॉड्यूल कई राज्यों में सक्रिय था और ब्लास्ट की साजिश लंबे समय से चल रही थी। कौन है गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर? डॉक्टर शाहीन सईद, 45 साल उम्र, जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसकी भूमिका और आरोप: मुजम्मिल की करीबी कार में राइफल मिली है। जांच एजेंसियों के अनुसार इसकी कार का इस्तेमाल मॉड्यूल के सदस्यों के बीच हथियारों के आवागमन के लिए किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उम्र 36 साल, जन्म पुलवामा कश्मीर। भूमिका, आरोप: 2900 किलोग्राम विस्फोटक जुटाने में साजिश की है। जांच में सामने आया कि यह मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य था और विस्फोटकों के प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहा था। डॉक्टर आदिल अहमद, उम्र 38 साल, जन्म काजीगुंड कश्मीर। भूमिका और आरोप: जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए। लॉकर से AK-47 बरामद हुई है। एजेंसियों के अनुसार इसके पास से मिले हथियार मॉड्यूल के नेटवर्क की गंभीरता को साबित करते हैं। डॉक्टर सज्जाद अहमद, उम्र 32 साल, जन्म पुलवामा कश्मीर। भूमिका और आरोप: पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से संबंध। इसके बारे में दावा है कि वो मॉड्यूल के ऑपरेशनल सदस्यों से सीधे संपर्क में था। डॉक्टर परवेज अंसारी, उम्र 41 साल, जन्म लखनऊ यूपी। भूमिका और आरोप:
फोन और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मॉड्यूल से जुड़ाव है। इसके घर से जब्त डिजिटल सामग्री जांच में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छठा नाम है डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक। उम्र है 32 साल, जन्म कुपवाड़ा कश्मीर। भूमिका और आरोप है आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। एजेंसियों का दावा है कि वो भर्ती और लॉजिस्टिक सपोर्ट में सक्रिय था। जांच एजेंसियों को क्या मिला है? गिरफ्तारियों के बाद अलग अलग ठिकानों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, डिजिटल डिवाइस, मॉड्यूल से जुड़े दस्तावेज, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इतने हाईली प्रोफेशनल्स आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा कैसे बने और नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो रही। आप गलत हैं। मैं आपको पीछे ले चलता हूं, कोई 100-200 साल नहीं, कुछ साल पीछे। सबसे पहला नाम ओसामा बिन लादेन, अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने वाला और अल कायदा बनाने वाला ओसामा बिन लादेन भी काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके मंसूबे खतरनाक थे। ओसामा काफी तेज तर्रार था, पेशे से एक सिविल इंजीनियर था। बाद में उसने आतंक के रास्ते को चुना, दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन खड़ा किया। ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में पैदा हुआ था। उसने आतंकी संगठन अल कायदा बनाया। वो अमेरिका पर 9 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसके आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक किए, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिए। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। भारत झेलता रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला था। पूरी दुनिया की निगाह इस पर गई। अमेरिका को आतंक की चिंता हुई। 25,000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। और अगर भारत में आप आतंकी हमलों की एक पूरी फहरिस्त निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितने लाखों लोग मारे जा चुके हैं हमारे यहाँ। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अल कायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अफगानिस्तान में अल कायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया गया था। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद ओसामा उसके हाथ नहीं आया। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने का पता चला और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। ये पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। इस अभियान को अमेरिकी नेवी सील के कमांडो ने अंजाम दिया था। एक और नाम है अयमान अल जवाहिरी, अल कायदा के आतंकी नेता। जवाहिरी ने भी मिस्र के कायरो यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई की। वो एक आई सर्जन यानी आंखों का डॉक्टर था। ये वही आतंकी था जिसने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर तमाम बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची। जवाहिरी को भी अमेरिका ने 2022 में एक ड्रोन हमले में मार गिराया। अयमान मोहम्मद रबी अल जवाहिरी 19 जून 1951 को इजिप्ट के कायरो में पैदा हुआ था। इसके पिता प्रोफेसर थे। चाचा 1000 साल पुरानी अल अजहर यूनिवर्सिटी के बड़े इमाम थे। जवाहिरी के नाना कायरो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और रियाद में किंग साउद यूनिवर्सिटी के फाउंडर और डायरेक्टर थे। कितना पढ़ा लिखा है। जवाहिरी बहुत होशियार स्टूडेंट था। बचपन से ही उसने इस्लामिक लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया था। वो इस्लामिक थिंकर सैयद कुतुब के विचारों से बहुत प्रभावित था। कुतुब दुनिया को सिर्फ 2 चश्मों से देखता था, अल्लाह को मानने वाले या फिर काफिर। वो नरम मुस्लिमों को भी काफिर मानता था जो दया करे। 1966 में कुतुब को फांसी पर लटका दिया गया। 1966 में अल जवाहिरी ने एक मिलिटेंट सेल बनाया था जिसका मकसद इजिप्ट से सेकुलर सरकार को हटाकर इस्लामिक सरकार बनाना था। उस वक्त जवाहिरी सिर्फ 15 साल का था। शुरुआत में 5 मेंबर से शुरू हुआ ये ग्रुप 1974 तक 40 मेंबर का हो गया था। इस शुरुआत के 2 नाम आपने खूब सुने होंगे। एक और नाम है मोहम्मद अट्टा। ये नाम जरा आपने कम सुना होगा। मोहम्मद अट्टा ने मिस्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जर्मनी में अर्बन प्लानिंग में मास्टर लेवल की पढ़ाई की थी। 9/11 हमले का मुख्य ऑपरेशनल चेहरा ये माना जाता है। एक और है उमर फारूक अब्दुल मुत्तलिब। उमर फारूक लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र था। विदेश में पढ़ाई के दौरान ही वो कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ गया था। मैं आपको एक एक करके कई ऐसे नाम बताता हूं, जैसे अनवर अल अवलाकी। अनवर ने अमेरिका में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आगे MA एजुकेशन किया। बाद में वो अल कायदा का प्रमुख
प्रोपेगेंडा चेहरा बन गया था। ये जो प्रचार करते हैं ना, और ये देश में बहुत जगह है प्रचार में, देखिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोपेगेंडा में, कभी एक वीडियो इस पर बनाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सिंपैथाइजर होते हैं, कोई बुराई नहीं है, हम सब किसी ना किसी पार्टी के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इस चक्कर में कई बार आतंकवाद का जो प्रोपेगेंडा होता है ना, उसको बढ़ाने का काम भी कर देते हैं। इससे बचना चाहिए आपको। इस पर मैं कभी विस्तार से कोई एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है ये, जो बहुत पढ़े लिखे आतंकी है, जिस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट केस पर लौटते हैं। आपने सुना होगा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन बैर से कहीं बढ़कर मासूम लोगों की जान मजहब के नाम पर ही ली जा रही है। कई लोग कहते हैं कि फला देश के कहने पर भारत में आतंकवाद को नए सिरे से फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो भला आप किसी के कहने से या खुद से आतंक फैलाएं तो बेगुनाह साबित नहीं हो जाते। आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं, आप खुद तय कीजिए। पढ़े लिखे आतंकवादी हमारे देश के लिए कितने घातक हैं, आप खुद तय कीजिए। लेकिन सरकार से एक भारतीय होने के नाते एक गुजारिश है कि आस्तीन के सांप और नापाक पड़ोसी को कुचलना जरूरी है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, आपके सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। कोई बातें रह गई हैं और निश्चित तौर पर रह गई होंगी, आप उसको मेंशन करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके सवाल क्या हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, आपके सुझाव क्या हैं, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी पूरी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ऐसी जानकारियाँ लोगों के पास जाना चाहिए, तो आप चाहे वो यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गुजारिश मेरी टीम हमेशा मुझसे कहती है, तो मैं आपसे कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।